मरकजी हुकूमत की नई मरबूत फूड सिक्योरिटी स्कीम आज से नाफिज। नई स्कीम में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत साल 2023 में 81 करोड़ से ज्यादा मुस्तहिकीन को मुफ्त अनाज फराहम किया जाएगा। आज से मौजूदा माली साल की चौथी छमाही के लिए NSC जैसी मुख्तलिफ छोटी बचत स्कीमों की शरह सूद में इजाफा। ताहम PPF, सुकन्या समृद्धि योजना और बचत पर सूद की शरह बरकरार। नए साल के मौके पर आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने LOC के करीब मच्छल ब्रिगेड के जवानों से की मुलाकात। नए साल की दी मुबारकबाद। जवानों के साथ केक काट कर साल नौ का मनाया जश्न। जिनसी हरासानी का सामना करने वाले हरियाणा के वजीर खेल संदीप सिंह ने अपना खेल का महकमा वजीर आला मनोहर लाल के किया सुपुर्द। एक खातून कोच ने लगाए थे इल्जामात। चंडीगढ़ पुलिस ने शिकायत पर दर्ज की थी FIR। और क्रिकेट में गुज़िश्ता बरस 2022 में T20 आलमी कप, एशिया कप समेत दीगर क्रिकेट मुकाबलों में भारत की कमजोर कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए BCCI की अहम मीटिंग में कप्तान रोहित शर्मा, कोच राहुल द्रविड़ और VVS लक्ष्मण शामिल। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी देहरादून के अस्पताल में जख्मी क्रिकेटर ऋषभ पंत को देखने के लिए गए। कहा, पंत को बचाने वाले बस ड्राइवर और कंडक्टर को 26 जनवरी को एजाज से नवाजा जाएगा। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। मरकजी हुकूमत की नई मरबूत ग़िज़ाई स्कीम आज से नाफिज हो जाएगी। मरकजी काबीना के फैसले के मुताबिक नई स्कीम में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत साल 2023 में 81 करोड़ से ज्यादा मुस्तहिकीन को मुफ्त अनाज फराहम किया जाएगा। ये स्कीम एक्ट के मौसर और यकसा निफाज को यकीनी बनाएगी। मुफ्त अनाज के साथ ये स्कीम एक मुल्क एक राशन कार्ड प्रोग्राम के निफाज को भी यकीनी बनाएगी। नई स्कीम फूड सिक्योरिटी में यकसानियत और वजाहत लाएगी। इस स्कीम के तहत अंत्योदय अन्न योजना वाले खानदानों और तरजीही घरानों समेत नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तमाम इस्तेफादा कुनंदगान को अनाज फराहम किया जाएगा। मुल्क भर में 5 लाख से ज्यादा सस्ती कीमत वाली दुकानें हैं जिनके जरिए मुस्तकीन के माबैन मुफ्त अनाज तकसीम किया जाएगा। मरकजी हुकूमत फूड सब्सिडी की शक्ल में एक साल में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च बर्दाश्त करेगी। हुकूमत के इस फैसले से गरीबों के लिए ग़िज़ाई अजनास की रसाई, इस्तात और दस्तयाबी के हवाले से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के इल्तजामात को तक़वियत मिलेगी। हुकूमत ने आज से शुरू होने वाले मौजूदा माली साल की चौथी छमाही के लिए मुख्तलिफ छोटी बचत स्कीमों की शरह सूद में इजाफा किया है। 5 साला कौमी बचत स्कीम में शरह सूद 6.8% से बढ़ाकर 7% कर दी गई है। वजारत खजाना ने कहा है कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में शरह सूद 7.6% से बढ़ाकर 8% कर दी गई है। माहाना इनकम सेविंग अकाउंट पर सूद की शरह 6.7% से बढ़ाकर 7.1% कर दी गई है। किसान विकास पत्र में शरह सूद 7.2% होगी और 120 महीनों में पुख्ता हो जाएगी। 1 साल की मुद्दत की छोटी बचत जमा पर सूद की शरह 5.5% से बढ़ाकर 6.6% की जाएगी। ताहम पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF, सुकन्या समृद्धि योजना और बचत जमा पर सूद की शरह में कोई तब्दीली नहीं हुई है। भारत सरकार की पहल पर अक़वाम मुत्तहिदा ने साल 2023 को बाजरे का साल करार दिया है। इसी सिलसिले में हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने नए साल के पहले दिन काबीना के वज़रा और इंतजामी अफसरान के साथ बाजरे का नाश्ता किया।
साल 2023 साइंस का साल होगा। खलाई साइंस के मैदान में भारतीय साइंसदानों ने जो कामयाबी हासिल की है उससे पूरी दुनिया में भारत का वक़ार बढ़ेगा, खासतौर पर जब भारत चौथे सनती इनकलाब की क़यादत करने की तरफ बढ़ रहा है। भारतीय साइंस और इस शोबे से वाबस्ता लोगों का किरदार बहुत अहम है। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने कहा कि गगनयान के मैदान में भारत की कामयाबी मुल्क को नई बुलंदियों पर ले जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 8-9 वर्षों में जिस तरह से विज्ञान को सम्मान दिया है, वैज्ञानिकों को एक सम्मानजनक स्थान दिया है, वातावरण में उस तरह के परिवर्तन लाए कि उनके कामकाज में जो बाधाएं थी उससे उनको मुक्ति मिल जाए। बहुत से नियमों का सरलीकरण हुआ। आपने देखा उदाहरण के तौर पर जैसे अंतरिक्ष को प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए खोल दिया गया और आज उसका नतीजा यह है कि प्राइवेट रॉकेट वहाँ से लॉन्च हो रहे हैं और ये वर्ष समाप्त होते ही एक अद्भुत किस्म का उत्साह मिलेगा देश भर में आपको, जबकि हम पूरी तरह तैयारी में होंगे गगनयान छोड़ने की। गगनयान जो पहला ह्यूमन फ्लाइट होगा, जो भारतीय मूल के एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में ले जाने का काम करेगा। भारत आज दुनिया में साइंसी मुकाबले में आगे निकल गया है। तहकीक और तरक्की और नए स्टार्टअप्स की तख्लीक के मैदान में भारत साइंसदानों के ताउन ने मुल्क को नई बुलंदियों तक पहुंचाया है। भले ही हमारी अंतरिक्ष की यात्रा देर से प्रारंभ हुई थी अमेरिका या रूस की तुलना में, लेकिन आज हम इस स्थिति में हैं कि हमारे लाए हुए शोध के निष्कर्ष अमेरिका और रूस जैसे देश उपलब्ध करवा करके अपने शोध को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसी प्रकार बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जिस प्रकार से डीएनए वैक्सीन का इजाद हुआ, जिस तरह से नेजल वैक्सीन का हुआ, उससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ा है। और आने वाले समय में आपने देखा होगा कि मोदी जी के आने से पहले भारत में बायोटेक स्टार्टअप्स की संख्या मात्र 50 थी, मात्र 50। आज वो बढ़कर के 5500 हो चुकी है। अनिल कुमार लाहौटी ने आज रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का ओहदा संभाल लिया। अनिल कुमार लाहौटी इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स के 1984 बैच के अफसर हैं। रेलवे में अपने 36 साल से ज्यादा के करियर के दौरान उन्होंने सेंट्रल, नॉर्दर्न, नॉर्थ सेंट्रल, वेस्ट और वेस्ट सेंट्रल रेलवे और रेलवे बोर्ड में मुख्तलिफ ओहदों पर फराइज अंजाम दिए हैं। इससे पहले वो सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे और कई माह तक वेस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर का इजाफी चार्ज भी संभाल चुके थे। जनरल मैनेजर के तौर पर उनके दौर में सबसे ज्यादा किसान रेल चलाने और रेवेन्यू के लिहाज से सबसे ज्यादा माल बर्दारी और पार्सल हासिल करने का सेहरा है। उन्होंने गैर किराया स्क्रैप की फरोख्त और टिकटों की बड़े पैमाने पर चेकिंग मुहिम के जरिए आमदनी में रिकॉर्ड बेहतरी भी की है। उन्होंने मुंबई में एयर कंडीशनड मजाफाती खदमात की तोसी के पेचीदा मसले को कामयाबी से निपटाया और हल किया है। उनकी मुद्दत कार में सेंट्रल रेलवे ने बुनियादी ढांचे के मंसूबों की तकमील और कमीशनिंग में बड़े पैमाने पर इस्लाह की और मुंबई में दीवा और थाने के दरमियान तवील इंतजार के बाद 5वें और 6वीं लाइनों को शुरू किया। मरकजी हुकूमत ने सिंगापुर और 5 दीगर ममालिक से आने वालों के लिए RT-PCR टेस्ट को लाजमी करार दिया है। चीन के अलावा दीगर 5 ममालिक हांगकांग, जापान, जनूबी कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड हैं। चीन समेत 5 ममालिक से आने वाले मुसाफिरों के लिए अगले हफ्ते से मनफी RT-PCR लाजमी है। काबिल जिक्र है कि अगले माह भारत में कोविड की सूरत हाल फैसला कुन होने के खदशे के सबब ये कदम उठाया गया है। इन ममालिक में कोरोना के मामलात बढ़ने से भारत अलर्ट हो गया है। मुल्क की रियासतों ने किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और सेहत के बुनियादी ढांचे का भी जायजा लिया जा रहा है। सिंगापुर से दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचने वाले एक मुसाफिर ने कहा कि हमें एयर सुविधा फार्म भरना था और मनफी RT-PCR रिपोर्ट पेश करनी थी। एयर सुविधा फॉर्म था, वो हमने भरना था, तो वो चेक हुआ था। बाकी हमारा RT-PCR टेस्ट था, वो चेक करा था कि नेगेटिव है कि नहीं। जिनका 28 से पहले का है, जैसे कि 3 दिन से पहले का है, तो उनका दोबारा से मतलब RT-PCR हो रहा है। यहाँ पे व्यवस्था काफ़ी स्ट्रिक्ट है, सबकी चेकिंग हो रही है अच्छे से।
आलमी इदारे सेहत के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस गैब्रियेसस ने चीन में कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलात के खिलाफ पाबंदियां आयद करने के ममालिक के फैसले की तारीफ की है। आलमी इदारे सेहत के सरबराह ने चीन पर जोर दिया कि वो कोरोना की सूरत हाल को कंट्रोल करें। WHO ने चीन से कहा कि वो जांच और ट्रैकिंग पर जोर दें। अहम बात यह है कि फ्रांस, स्पेन, जनूबी कोरिया और इसराइल समेत कई ममालिक ने चीन से आने वाले मुसाफिरों के लिए कोरोना टेस्ट को लाजमी करार दे दिया है। मुल्क के शुमाल मगरबी इलाकों में आज से सर्द लहर में इजाफे का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और शुमाली राजस्थान में सर्द तरीन हवाएं चल सकती हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक हिमालय से आने वाली बर्फीली हवाएं शुमाल मगरबी भारत के मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत में नुमाया कमी लाएंगी। इसके साथ मैदानी इलाकों में घने कोहरे छाए रह सकते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर खत्म होते ही राजस्थान में दर्जा हरारत में तेजी से कमी आई है। राजस्थान में सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सर्दी के साथ साथ ठंडी हवाओं से लोग कांपने लगे हैं। राजस्थान के पहाड़ी मुकाम माउंट आबू में कई मकामात पर बर्फ की एक पतली तह देखी गई। इतवार को शहर का कम से कम दर्जा हरारत मनफी के करीब पहुंच गया था। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की वालिदा हीराबा मोदी के लिए एक ताज़ियती जलसे का एहतमाम किया गया। इस जलसे में लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और हीराबा को खराज अक़ीदत पेश किया। हीराबा का जुमे को अहमदाबाद के UN मेहता अस्पताल में इंतकाल हो गया था। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में फौजी हवाई अड्डे के करीब एक बड़ा धमाका हुआ है। इस हमले में कई लोगों की हलाकत का खदशा है। तालिबान की वजारत दाखिला के तर्जुमान अब्दुल नफी तकूर ने हलाकतों की तादाद जाहिर नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि इस वाक़े में कुछ लोगों की मौत हुई है। ये धमाका शुमाली सूबा तखार के सदर मकाम तलकान शहर में होने वाली एक धमाके के 3 दिन के बाद हुआ है, जिसमें 4 अफराद जख्मी हुए थे। और युगांडा के एक शॉपिंग मॉल में इतवार को भगदड़ मचने से कम 9 अफराद हलाक हो गए। कंपाला के फ्रीडम सिटी मॉल में नए साल की तकरीबात के लिए लोग जमा थे, तभी भगदड़ मच गई। मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आधी रात को उस वक्त भगदड़ मच गई जब लोग आतिशबाजी देखने निकले थे। कंपाला पुलिस के एक अहलकार के हवाले से बताया गया कि मुजाहिरा खत्म होने के बाद भगदड़ मच गई, जिससे 5 अफराद मौके पर ही हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। नए साल के आगाज के साथ ही क्रोएशिया में एक बड़ी तब्दीली आई है। क्रोएशिया में आज से यूरो करेंसी शुरू हो गई है। ये 20वां मुल्क है जिसने यूरो को अपनी करेंसी के तौर पर अपनाया है। यही नहीं, यूरो करेंसी को अपनाने के बाद क्रोएशिया दुनिया के सबसे बड़े पासपोर्ट फ्री शेंगन जोन में 27वां मुल्क होगा, जिससे 400 मिलियन से ज्यादा अफराद यूरोप के वीजा फ्री ट्रैवल एरिया में आजादाना नकलो हरकत कर सकेंगे। मुल्क ने नए साल 2023 का इस्तकबाल पूरे जोशो खरोश के साथ किया। सख्त सर्दी के दरमियान नए साल की तकरीबात में कोई कमी नहीं आई। मुल्क के कोने कोने में लोगों ने नए साल को पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया। दूरदर्शन न्यूज तमाम नाज़रीन को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद देता है। और मुल्क भर में नए साल का जश्न पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। सियाहती मुकाम गोवा में भी नए साल की धूम देखने लायक है। दूर दूर से लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए गोवा पहुंचे। हमारी नुमाइंदा मेघना देव ने लोगों से बात की। यहाँ गर्मी बहुत है, दिन में तो निकल ही नहीं पा रहे, लेकिन है ना यहाँ शाम को अच्छा लगता है। गुलाबी नगरी जयपुर को छोड़ के हम यहाँ आए गोवा। ऑल इंडिया में गुलाबी नगरी पसंद करता, लेकिन हम लोग यहाँ गोवा में पसंद करने के लिए आए। झारखंड, रांची, वेरी नाइस। पूरा एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। फुल एंजॉय, बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा लग रहा है, मस्ती हो रही है, बस बहुत टाइम बाद मस्ती हो रही है। बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ के बहुत ही आदमी बड़ी अच्छे सज्जन और बड़ी आदमी है और पूरा एंटरटेनमेंट है यहाँ। कोई उदमबाजी और गुंडागर्दी उदमबाजी कुछ नहीं। 3 साल बाद जब कोरोना खत्म हुआ है तो फर्स्ट टाइम हम यहाँ आए हैं तो बड़ा अच्छा लगा हमें, बहुत बढ़िया लगा।
और यहाँ का नेचर और यहाँ का माहौल बड़ा अच्छा है। Absolutely fantastic. Where do you come from? We come from a place called Morecambe in England. मुल्क भर में नए साल का जोशो खरोश है। नए साल की पहली भस्म आरती उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में की गई। लोग भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेकर नए साल का इस्तकबाल कर रहे हैं। मुक़द्दस शहर उज्जैन में हर रोज लाखों अक़ीदतमंद बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए आते हैं। महाकालेश्वर मुल्क के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भगवान शिव के शहर काशी में नए साल का इस्तकबाल सुबह के वक्त 80 घाट पर मंत्रों और मां गंगा की आरती के साथ किया गया। नए साल की शुरुआत के बाद गंगा आरती देखने और भगवान शिव शंकर के दर्शन करने के लिए अक़ीदतमंद बनारस पहुंच रहे हैं। नए साल पर भगवान के दर्शन के लिए मंदिरों में अक़ीदतमंदों का हुजूम है। सुबह की आरती मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में की गई। मंत्र के साथ अक़ीदतमंदों ने नए साल का आगाज सिद्धि विनायक मंदिर में भगवान गणेश के दर्शन करके किया। नए साल के मौके पर अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में अक़ीदतमंदों ने अरदास की। गोल्डन टेम्पल में सैकड़ों लोगों ने माथा टेका। अक़ीदतमंदों ने गोल्डन टेम्पल की मुक़द्दस झील में डुबकी लगाई। दुनिया के मशहूर रेत आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने अपने मुनफरिद अंदाज में नए साल की मुबारकबाद दी है। उन्होंने पूरे साहिल पर सैंड आर्ट बनाकर नए साल 2023 की मुबारकबाद दी। इसके अलावा उन्होंने रेत पर महाप्रभु जगन्नाथ की रंगीन तस्वीर बनाकर 2023 का इस्तकबाल किया। उन्होंने लिखा, जय जगन्नाथ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नए साल 2023 के मौके पर अहले वतन को मुबारकबाद दी है। एक पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि नए साल के मौके पर आप सबको मुबारकबाद। मैं अपने तमाम हमवतनों और बैरून मुल्क मुकीम तमाम भारतीय शहरियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात देती हूँ। साल 2023 में हमारी जिंदगी में नई तहरीक, अहदाफ और कामयाबियां लेकर आए। आइए इस मौके पर खुद को मुल्क के इत्तेहाद, सालमियत और जामे तरक्की के तईं वक्फ करें। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने भी अहले वतन को नए साल की मुबारकबाद दी। उन्होंने अपने पैगाम में कहा, अहले वतन को मेरी तहे दिल से मुबारकबाद। खुशी का ये लम्हा हमारे लिए मुल्क की तरक्की के सफर को यकीनी बनाते हुए अपनी काविशों को नए जोशो खरोश के साथ बरकरार रखने का भी एक मौका है। आइए हम नए साल का इस्तकबाल भारत को तरक्की और खुशहाली की नई बुलंदियों पर ले जाने के अज़्म के साथ करें। तरक्की की नई मिसालें कायम करते हुए हमारी कौम आज तरक्की, मौक़े और सरमायाकारी के एक पसंदीदा आलमी मरकज के तौर पर उभरी है। आइए अपनी जिंदगी में अमनो, सुकून, सेहत, हम आहंगी और खुशहाली को यकीनी बनाने की कोशिश करें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी अहले वतन को साले नौ पर मुबारकबाद पेश की है। 2023 का शानदार इस्तकबाल। 2023 की शुरुआत बहुत सारी खुशियों, उम्मीदों और कामयाबियों के साथ हो। नए साल के मौके पर तमाम लोगों की जिंदगियों में सेहत और खुशहाली के लिए दुआ गो हूं। नए साल के मौके पर आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने कुपवाड़ा सेक्टर में एलओसी पर तैनात फौजियों से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने जवानों के साथ केक काटकर साले नौ का जश्न मनाया। फौजियों से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने मुल्क की खिदमत के लिए उनके जोश और जज्बे को सराहा। हमारा इलाका मुश्किल है, डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग है, तो मुझे इस बात की खुशी है कि सब आप मिलजुल कर यहां पर काम कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने ये समझना है
कि हमारी सबकी शक्ति वो इसी में है कि सब हम मिलजुल के काम करें। कितनी ही मुश्किलात क्यों ना हो, फौज के जवान मुल्क की हिफाजत में कोई कोताही नहीं बरतते। शदीद सर्दी में भी फौज के जवान सरहद पर मुहाफिज के तौर पर अपने खिदमत अंजाम देते हैं और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। उड़ी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात भारतीय फौजी सख्त सर्दी के बावजूद गश्त कर रहे हैं। फौज के एक जवान ने कहा कि हम मुल्क को महफूज रखने के लिए अपने फर्ज को अदा कर रहे हैं। जब तक हम यहाँ तैनात हैं, दरअंदाजी की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो सकती। That is our duty and we are doing it to our best and to the country। यही हमारा संदेश है कि जब तक खुदा के बंदे की टीम यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे डिप्लॉयड है, nobody needs to worry और कोई भी इन्फिल्ट्रेटर लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके भारत की सरजमीन पे नहीं आ पाएगा। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा की वजीर खेल और साबिक हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह के खिलाफ खातून कोच ने जिनसी हरासानी का इल्जाम लगाया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 पुलिस स्टेशन में वजीर खेल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। संदीप सिंह और खातून कोच तनाजे में हरियाणा के डीजीपी ने SIT तश्कील दी है। संदीप सिंह ने इल्जामात को मुस्तरद करते हुए अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी छवि को दागदार किया गया है। माहौल क्रिएट किया गया है मेरी छवि को ख़राब करने के लिए और एक खेल विभाग के जूनियर कोच ने जो एलिगेशंस, गलत फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं, उसकी मैं चाहूँगा कि अच्छे से जांच हो। जांच चल भी रही है और जब भी उसकी रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के बाद एक नैतिकता के कारण, एक इंसानियत के कारण मैं अपना खेल विभाग जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपता हूँ। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी क्रिकेटर ऋषभ पंत से मुलाकात के लिए अस्पताल पहुंचे। अहम बात यह है कि हिंदुस्तानी क्रिकेटर ऋषभ पंत जुमे की सुबह दिल्ली से रोड की डेरा में वाक़े अपने घर लौटते वक्त हादसे का शिकार हो गए थे। उनका कार अचानक डिवाइडर से टकरा गई और आग लग गई और काफी हद तक जल गई। शदीद तौर पर जख्मी पंत को मशक्कत के बाद गाड़ी से बाहर निकाला गया। के शरीर में काफ़ी सारा रगड़ लगने के कारण से पीछे की स्किन वगैरह जो काफ़ी डैमेज हुई है, उसके कारण से पेन है और पहले अगले 24 घंटों में उनका कहना है कि पेन काफ़ी कम हो जाएगा। उसके बाद वो आगे लिगामेंट्स के बारे में आगे चर्चा करके उसके बारे में आगे विचार करेंगे। तो प्रारंभिक जो चिकित्सा है जिसके कारण से कि उनका दर्द कम हो और जो रिलीफ मिलनी है, उस पर अभी डॉक्टर काम कर रहे हैं और आगे इलाज की जो भी आवश्यकता होगी, जो भी चिकित्सा की आवश्यकता होगी, वो सब करेंगे। नए साल के पहले दिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI की आज मुंबई में मीटिंग हुई। इस मीटिंग में गुज़िश्ता वर्ल्ड कप की रिपोर्ट पेश की गई और इसकी शिकस्त की वजूहात को देखा गया। इस मीटिंग में BCCI के सदर रोजर बिन्नी, टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़, NCA के सरबराह VVS लक्ष्मण भी मौजूद थे। काबिल जिक्र बात यह है कि साल 2022 टीम इंडिया के लिए अच्छा नहीं रहा। यहाँ एशिया कप जिसमें भारत मजबूत दावेदार था, लेकिन टीम इंडिया फाइनल में नहीं पहुंच सकी। टीम T20 और वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से बाहर हो गई थी, जहां टीम को इंग्लैंड के हाथों 10 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा था। 2023 में होने वाले अहम मुकाबलों के लिए टीम इंडिया का रोड मैप क्या होना चाहिए, इस पर भी तबादला ख्याल किया गया। खिलाड़ियों की चोट के ताल्लुक से भी सवाल जवाब हुए। काबिल जिक्र बात यह है कि टीम के अहम गेंदबाज जसप्रीत बुमराह काफी अरसे से टीम से बाहर हैं। दूसरी जानिब दीपक चहर और रविंद्र जडेजा भी चोट की वजह से प्लेइंग 11 से दूर चल रहे हैं। IIT रुड़की और एम्स नई दिल्ली के मौक़िक़ीन ने हामिला ख़वातीन की क़ब्ल पैदाइश देखभाल के लिए एक मोबाइल ऐप तैयार किया है। स्वस्थ गर्भ नामी ये इंटरैक्टिव मोबाइल एप्लीकेशन मुल्क में अपनी नौयत की पहली ऐप है जो किसी भी हंगामी सूरत हाल में हामिला ख़वातीन को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करती है। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर सार्फिन के लिए मुफ्त दस्तयाब है। IIT रुड़की और एम्स नई दिल्ली के महक़क़ीन ने हामिला ख़वातीन को हकीकी वक्त में तिब्बी इमदाद और क़ब्ल पैदाइश देखभाल फराहम करने के लिए एक मोबाइल ऐप तैयार किया है जिसे स्वस्थ गर्भ का नाम दिया गया है।
ये मोबाइल ऐप अपनी नौयत की पहली ऐप है जो खवातीन को अमल के दौरान डॉक्टर से सलाह व मशवरे तक फौरी रसाई फराहम करती है। ये मोबाइल ऐप तिब्बी एतबार से साबित होने के साथ साथ काबिल एतमाद भी है। ऐप गर्भवती महिला को बताता है कि कब डॉक्टर के पास जाना है और किसी भी आपात स्थिति में यानी परेशानी में डॉक्टर की सलाह तुरंत दिलाता है। ऐप को ऐसे बनाया गया है कि इसे ग्रामीण इलाकों की महिलाएं भी आसानी से इस्तेमाल कर सकती हैं। हमारे शोध से पता चला है कि यह गर्भ यानी बच्चे की देखभाल में सुधार करता है और बीमारियों को कम करने में मदद करता है। ऐप महिलाओं को सकारात्मक गर्भावस्था का अनुभव प्रदान करता है। हमारा लक्ष्य स्वस्थ गर्भ ऐप को हमारे देश के हर घर तक पहुंचाना है और इस तरह हर माँ और बच्चे के कीमती जीवन को बचाना है। स्वस्थ गर्भ मोबाइल ऐप कब्ल अज पैदाइश देखभाल को यकीनी बनाने के लिए एक इंटरएक्टिव प्लेटफॉर्म है जो हामिला खवातीन को दरकार तमाम ताउन को यकीनी बनाता है। इनमें वक्त पर बाकायदगी से कब्ल अज पैदाइश चेकअप, हर क्लिनिकल टेस्ट का रिकॉर्ड रखना और वक्त पर दवाएं लेना शामिल हैं। ये मोबाइल ऐप खासतौर पर देही इलाकों में हामिला खवातीन के लिए मुफीद है जहां डॉक्टर आसानी से दस्तयाब नहीं हैं। ये एक 2-वे कम्युनिकेशन ऐप है जिसमें वो डॉक्टर्स को से भी कांटेक्ट कर सकती हैं और इसमें न्यूट्रिशन की एडवाइस भी चली जाती है ना, तो जो इम्पोर्टेंट रिमाइंडर्स हैं वो भी चले जाती हैं। तो ये एक स्टैंडर्डाइज एविडेंस बेस्ड ऐप है जिसमें डॉक्टर की सलाह पूरी टाइमली और अच्छी तरीके से पेशेंट को मिल जाती है। प्रेगनेंसी की में जो माँ और शिशु की जो कंडीशन है उसको हमें एक ऑप्टिमाइज करने की तरफ एक कोशिश है कि जो हमारी प्रेगनेंसी की जर्नी है और एक सेफ मदर और एक सेफ न्यूबॉर्न की जो जर्नी है उसको सुविधाजनक बनाने के लिए एक कोशिश है। स्वस्थ गर्भ मोबाइल ऐप हमल से मुंसलिक सेहत की पेचीदगियों को कम करने और खवातीन को हमल का बेहतर तजुर्बा फराहम करने में एक तवील सफर तय करेगा। हामिला खवातीन के अलावा डॉक्टर भी गूगल प्ले स्टोर पर मुफ्त दस्तयाब स्वस्थ गर्भ मोबाइल ऐप का फायदा उठा सकते हैं। निशान सौरभ की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और नाज़रीन, आज बॉलीवुड के मारूफ अदाकार नाना पाटेकर का यौम पैदाइश है। बॉलीवुड में नाना पाटेकर के डायलॉग कहने का मुनफरिद अंदाज है। आप इनका लुत्फ उठाइए और उनके कुछ गीतों का भी लुत्फ उठाइए। फिलहाल हमें यही इजाजत दीजिए। आदाब। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार देगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। हम हैं बनारस के भैया, बड़े भैया, जिसको भी चाहे न चाहते, ऐसा ना करना तो भैया। हम हैं बनारस के भैया, भैया, जिसको भी चाहे न चाहते, और चढ़ के ना उतरेगी भैया, मेरे भैया, हम ऐसी मस्ती पिलाते। हो मुबारक तुझे हम नवा मिल गया, हो मुबारक तुझे हम नवा मिल गया, हो मुबारक तुझे हम नवा मिल गया। अब तुझे प्यार का, अब तुझे प्यार का, अब तुझे प्यार का आईना मिल गया। पागल हुआ हुआ हुआ, दीवाना हुआ हुआ हुआ, हो जाने मुझे ये क्या हुआ। पागल हुआ हुआ हुआ, दीवाना हुआ हुआ हुआ, हो जाने मुझे ये क्या हुआ। आज हमारी बस्ती में मच गई धूम, रंग रंगीली बस्ती